हाँ जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऋषि एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सबने जो अपना होली का त्यौहार था वो अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, परिवार के संग खुशियाँ मनाई होगी। और आज अपना एक नया टॉपिक अपन इंडिया जीके कवर कर रहे थे, उसमें अपना आज नया टॉपिक है केरला। वैसे कहने में तो छोटा सा स्टेट है केरला, लेकिन अगर अपन जीके के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा स्टेट है ये। काफ़ी लंबी क्लास होने वाली है, लेकिन आप थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें बहुत सारी क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में अपने से पूछे जाते हैं। अपन ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधा अपने टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। अपना स्टेट है केरला। मालाबार तट के दक्षिण पश्चिम में स्थित केरल को ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। पहली बात तो ये नोट करेंगे अपन कि ईश्वर का अपना देश किस स्टेट को कहा जाता है, और कहा जाता है केरला, ठीक है। गॉड ओवन कंट्री, ठीक है। ईश्वर का देश कहा जाता है, ईश्वर का स्टेट कहा जाता है इसको। तो सबसे पहले आप स्टार डाल के नोट करेंगे। इसमें वैसे बहुत सारी चीजें दी गई है, लेकिन आपको केवल वही चीज नोट करनी जो मैं आपको बताऊं, ठीक है। अरब सागर के टच होता है ये, ठीक है। और इधर अपना कर्नाटक के टच होता है, इधर तमिलनाडु टच होता है। बहुत बड़ा एरिया अरेबियन सी के टच होता है, इसका बाउंड्री है वो, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि केरला की बाउंड्री किससे टच होती है, अरब सागर से। और दो स्टेट के साथ में इनकी बाउंड्री बनती है, वो है तमिलनाडु और एक है कर्नाटक, ठीक है। माहे जो इधर जिला है वो बहुत फेमस है। तो माहे का संबंध किस राज्य से, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि माहे जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी स्टेट के अंदर स्थित है, तो अपना केरला के अंदर स्थित है ना। यहाँ आपको ये बात नोट करनी है। उसके अलावा देखो यहाँ के वर्तमान सीएम कौन है, तो वो वर्तमान सीएम है इनके पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। ये आपको नोट करना है कि सीएम कौन है, वो है पिनराई विजयन। गवर्नर की बात करें तो है श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है वो इनके वर्तमान में गवर्नर। ये भी आपको नोट करनी है। ये सीएम भी नोट करना है और गवर्नर भी आपको नोट करना है। आदि शंकराचार्य का नाम सुना होगा आपने, तो उनका बर्थ प्लेस है। शंकराचार्य जी का जन्म कहां पर हुआ था, वो बात आपने केरला में। ये बात भी आपको नोट करना है। आदि शंकराचार्य का संबंध कहां, कौन सी स्टेट से है, तो अपना है केरला से संबंधित, ठीक है। मोस्ट एजुकेशनल स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग अगर बात करें तो केरला के। केरला कितने परसेंट लोग हैं? 96% लोग है। वो क्या है? बड़े साक्षर जिला। भारत का सबसे साक्षर स्टेट अगर बात करें, राज्य बात करें, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर राज्य बात करें तो अपना कौन सा है, वो अपना है केरला, ठीक है। केरला के 96% लोग हैं वो पढ़े हुए हैं। वर्तमान में शायद 100% के आसपास हो गया होगा केरला का, ठीक है। केरला इज द ओनली स्टेट इन इंडियन वेयर द नंबर्स ऑफ वुमेन्स इन मोर देन मेंस। केरला एकमात्र ऐसा स्टेट है भारत का, केरल एकमात्र भारत का राज्य है जिसके अंदर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है। क्या कहा गया देखो, केरला इज द ओनली स्टेट इन इंडियन वेयर द नंबर्स ऑफ वुमेन्स इज मोर देन मेंस। क्या मतलब होता है इसका कि जो मेंस है उसके मुकाबले वुमेन्स ज्यादा है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1091। कितनी है? 1091, ठीक है। तो अपन क्या कई बार क्या कहते हैं कि इधर अपन राजस्थान साइड में कहा जाता है किसी शादी नहीं हो तो बिहार चले जाओ, लेकिन अब अपने को ध्यान रखना है कि बिहार नहीं जाना है, अपने को कहाँ जाना है? केरला जाना है। ये केवल एक मजाक के लिए कहा जाता है, इसको कोई अदर ना ले। लेकिन अभी अपन आज के बाद में किसी को बिहार का नहीं बोलेंगे। बिहार की वैसे भी लड़कों के मुकाबले लड़कियां कम है, लेकिन केरला के अंदर 91 लड़कियां ज्यादा है पर 1000 पुरुषों पर। जितनी पॉपुलेशन है उसका डिवाइड कर लो, उसका प्लस करके देख लो कितनी लड़कियां ज्यादा है, तो उस हिसाब से अपने को कहाँ जाना है। अब आज के बाद में अपने को जाना है केरला जाना है, ठीक है। आगे देखो, हाँ, केरल शब्द है वो केरलम से निकला है, जिसका अर्थ है केरा। और केरा का मतलब होता है नारियल के पेड़। उसको नारियल पेड़ को बोला जाता है, इसलिए नारियल पेड़ की भूमि भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा नारियल कहाँ होते हैं? सबसे ज्यादा नारियल होते हैं केरल के अंदर। जैसे अपने यहाँ बिस्लरी मिलती है ना, उससे भी सस्ती रेट पर, वहां पर बिस्लरी से सस्ती रेट पर नारियल पानी मिल सकता है आपको, क्योंकि वहां के सबसे ज्यादा नारियल वहीं पर होते हैं, ठीक है। तो केरल के लोग खूब खाने में नारियल यूज करते हैं, पीने में, पेय पदार्थों में ना, ठीक है। दी वर्ड केरला इज derived from Kerala, which
मीन्स केरला, ठीक है, लैंड ऑफ कोकोनट ट्रीज। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ कोकोनट ट्रीज का, कोकोनट ट्री की लैंड कहा जाता है इसको। ये भी आपको नोट करना है स्टार डाल के। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा नारियल कौन से स्टेट के अंदर होते हैं, तो अपने केरला के अंदर होते हैं ना। कितने डिस्ट्रिक्ट है केरला के अंदर? डिस्ट्रिक्ट अपने 14 है केरला के अंदर डिस्ट्रिक्ट, नंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट 14, ठीक है। ये आपको सारा नोट करना है। इसके अलावा अगर बात करें अपन कि कैपिटल क्या है, तो कैपिटल अपना है तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। कैपिटल तिरुवनंतपुरम या और त्रिवेंद्रम, उसके दोनों नाम है, आप दोनों नोट कर लेना। गठन कब हुआ था इसका, फॉर्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को केरला का गठन होता है, ठीक। तो ये भी आपको नोट करना है। कैपिटल, गठन, दोनों आपको। राज्य की सीमाएं, स्टेट बाउंड्रीज किस किस के साथ लगती है? तमिलनाडु, कर्नाटका, 2 स्टेट साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। जैसे शुरू मैप में देखा था कि जो केरला है वो 2 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, एक तमिलनाडु और एक अपने कर्नाटका, ठीक है। और उन सब ज्यादा हो जाए पुडुचेरी और माहे जो जिला है वो इनका फेमस डिस्ट्रिक्ट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा देखो केरल का राज्य पशु क्या है? एलिफेंट, हाथी है वो केरल का राज्य पशु है। केरल का महत्व क्या है भाई? अगर देखें अपन हिस्टोरिकल तरीके से, तो केरल की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रतीक है। हाथी किसका प्रतीक है? उनके सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रतीक है। जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं उसके अंदर हाथियों को खूब यूज किया जाता है, हाथियों की पूजा की जाती है, ठीक है। द स्टेट्स एनिमल ऑफ केरला इज द इंडियन एलिफेंट। स्टेट एनिमल क्या है? इंडियन एलिफेंट है। इसको आप अंडरलाइन करके नोट करेंगे कि जो इंडियन एलिफेंट है उनका स्टेट एनिमल है एलिफास मैक्सिमम इंडिस, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? एलिफास मैक्सिमम इंडिकस, इनका जो हाथी है उसका साइंटिफिक नाम है। आप ये भी नोट कर लेंगे, ठीक है। जिसको अपन हिंदी में कहते हैं ना वैज्ञानिक नाम क्या है उसका, तो उसको अपन इंग्लिश में साइंटिफिक नेम बोलते हैं, तो आप नोट करेंगे ना। अदर नेम उसको अन्य नाम से, अपना हाथी के नाम तो जानते हैं वैसे भी, ठीक है। इंपोर्टेंट, इट इज ए सिंबल्स ऑफ द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ केरला। ये अपने पता था ऊपर कि इसका महत्व क्या है कि केरल की सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो नेचुरल जो चीज है उसके सिंबल के हिसाब से यूज किया जाता है। ये उसका सिंबल है अपने आप में हाथी, ठीक है। हाथी उनका शुभ है अपने आप, जैसे अपन किसी जानवर को शुभ मानते हैं ना, वैसे उन केरल के लिए हाथी सबसे शुभ है। हर फेस्टिवल के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर हाथी आपको जरूर नजर आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। राजभाषा मलयालम। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है वैसे? ऑफिशियल लैंग्वेज है इनकी मलयालम, ठीक है। और उसके बाद में हिंदी भी है ना, हिंदी भी यूज की जाती है और इंग्लिश भी खूब बोली जाती है, ठीक है। एजुकेट स्टेट अपने आप में पूरा कंप्लीट, तो हिंदी और इंग्लिश वहाँ की ऑप्शनल लैंग्वेज है। वैसे बड़े स्तर पर मलयालम बोली जाती है। अपन जितने भी स्टेट पढ़ते हैं, राजस्थान के अलावा अपन जितने भी स्टेट पढ़ते हैं ना, बहुत सारे स्टेट है जो अपनी भाषा बोलते हैं, उनको कोई शर्म नहीं है। अगर आपको वहां जाकर एजुकेशन की चीजें करनी है, पढ़ना है ना, तो आपको मिनिमम वो लैंग्वेज कम से कम तो आनी चाहिए। एक राजस्थान ऐसा है जिसके अंदर गलती से भी कोई टीचर या कोई ऑफिस में काम करने वाला अधिकारी, ऑफिसर अगर राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा यूज कर लेना, तो शायद उसको उस दृष्टि से नहीं देखा जाता जिस दृष्टि से केरल के अंदर मलयालम को बोलने वाला देखा जाता। उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ऐसी छवि बन गई है अपने यहाँ पर, ये कोई मारवाड़ी में कोई चीज बताता है, राजस्थानी के अंदर कोई चीज बताता है ना, तो उसको एक बहुत हेडस चीज देखा जाता है। और ये इसलिए देखा जाता है कि अपने यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं राजस्थान को। वैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे भी कई बार खूब बार लगता है, कई बार क्या कि सारे स्टेट अपनी भाषाएं बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज लिखते हैं मलयालम, और इधर क्या लिखते हैं अपन राजस्थान लिख ही नहीं सकते। घर जाके बच्चे बोल देते हैं कि सर तो क्लास के अंदर मारवाड़ी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा फर्क है अपने यहाँ इनमें और अपने में। उनकी जो प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा इन्हीं लैंग्वेज के अंदर है। मलयालम के अंदर ही बच्चों को पढ़ाया जाता है हर एक चीज उनको। और एक होता भी है, जब बच्चा अपनी जो मातृभाषा है उसके अंदर पढ़ता है ना, तो बहुत सारी चीजें अलग से सीखता है, ठीक है। सैनिक स्कूल के अंदर पिछले 2-3 सालों के अंदर जो पेपर बनाने वाले, शायद उसके अंदर कोई राजस्थान का बंदा है, वो बार बार राजस्थानी भाषा के क्वेश्चन देता है। खुंटी क्या है, लूम क्या है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन राजस्थान से जुड़े हुए सैनिक स्कूल के अंदर पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब राजस्थानी भाषा से जुड़ा हुआ कोई आदमी वहां पर बैठा है जो पेपर बना रहा है, उसमें से एक तो पक्की बात है, ठीक है। अच्छी बात है, राजस्थानी कल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छी कल्चर राजस्थान के सब, ठीक है। हाँ, आगे अपन बात करेंगे स्टेट बर्ड क्या है।
उनका राज्य पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। क्या है स्टेट बर्ड, क्या है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल उनका स्टेट बर्ड है, राज्य पक्षी है। तो इसको आपको नोट करके चलना है ना। राज्य पुष्प क्या है कैनिकोना या भारतीय जो लेबनन या अम्बालक्स, आपको याद रखना है कैनिकोना। स्टेट फ्लावर क्या है कैनिकोना, इनके ये नाम है लेकिन ठीक है, या आपको कैनिकोना याद रखना है ना। कैनिकोना इनका स्टेट क्या है फ्लावर है, ठीक है। आगे देखेंगे अपन। केरल का राज्य वृक्ष क्या है नारियल का पेड़, कोकोनट ट्री। या आपको स्टार डाल के लिखना है, याद रखना है कि किस स्टेट का स्टेट ट्री राज्य वृक्ष कोकोनट है, तो केरल का, ठीक है। वैज्ञानिक नाम से कोकोस या न्यूसेफिरा के नाम से जानते हैं हम, कोकोस न्यूसेफिरा, ठीक है। उसके अलावा द स्टेट ट्री ऑफ केरला इज कोकोनट ट्री व्हिच इज बाय द साइंटिफिक नेम कोकोस न्यूटिफेरा, इसके नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। कोकोनट ट्री, कोकोनट्स cultivation is very important in Kerala and the important part of the state's economy and culture। क्या कहता है कि जो कोकोनट जो ट्री है जो पेड़ है कोकोनट्स के, वो उनके कल्टीवेशन दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। इकोनॉमी रूप से केरला के अंदर कोकोनट्स जो पेड़ है वो बहुत बड़ा रोल अदा करते है ना। ये आपको नोट करना है, ठीक है। साइंटिफिक नेम कोकोस न्यूटिफेरा आपको नोट करना ही होगा। उसके बाद अदर्स इंफॉर्मेशन की बात करें, नेम केरला इज आल्सो डेरिव्ड फ्रॉम केरा, इसको केरा के नाम से भी जानते हैं ना। कोकोनट्स एंड आलम इस लैंड को कहा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है लैंड ऑफ कोकोनट्स। केरा और आलम से मिलकर इसका नाम लैंड ऑफ कोकोनट्स ट्री का पड़ा है। केरल को कहा जाता है कोकोनट्स ट्री की लैंड है, ठीक है। नारियल के पेड़ों की भूमि है, या नारियल की भूमि है केरल अपने आप में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें हिल स्टेशन कौन कौन से भाई वहां पर, हिल स्टेशन है मुन्नार की जो पहाड़ी है वो उनका हिल स्टेशन है। वैसे साइड से खूब आवाजें आ रही है। आज होली का त्यौहार पूरे भारतवर्ष के अंदर धूमधाम से मनाया गया। अपन आज के टाइम में, हालांकि थोड़ा मैं टाइम जरूर 1-2 मिनट लूंगा आपका, आज के टाइम में जिस हिसाब से जो कल्चर बदलता जा रहा है ना, तो शायद आने वाले टाइम के लिए सोचने का विषय होगा। होली के त्यौहार को आज के समय में आज की जनरेशन ने उस तरफ मोड़ दिया है। हाँ, मैं सबका नहीं कहता, आज भी कुछ लोग हैं जो सब कुछ जानते हैं कि त्यौहार कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग आज मैंने देखे, क्योंकि मैं जिस एरिया के अंदर रहता हूँ उसके अंदर हर स्टेट के लोग हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, पंजाब, बहुत हर स्टेट के आपको लोग मिल जाएंगे। जब कल शाम को जब होली का दहन हो रहा था, मैं वहाँ गया तो बहुत सारे स्टेट के लोग थे और अलग अलग चीज़ें देखी सबकी मैंने। कोई जो आग लगाने के बाद, होली के दहन होने के बाद में जो हम खीरे बोलते हैं, ठीक है, उनको लेके जा रहे थे। कोई उस ये बोल रहा था उस पापड़ अगर उस पर गर्म करके खाएंगे तो बीमारियां हट जाएगी, कोई उनके अलग हिसाब से यूज ले रहा था। तो सबके अलग अलग रीति रिवाज मैंने देखे, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चिंता का जो विषय था वो है दारू। दारू को बड़े स्तर पर यूज किया जाने लगे आजकल। होली के त्यौहार से दारू को उस हिसाब से जोड़ दिया है जैसे सुई और धागे का आपस में रिश्ता होता है ना, ठीक वैसा आज की जनरेशन की जो अधिकांश जो है वो उसको इस हिसाब से जोड़ रहे हैं। अब उनका मेन फोकस दारू पे हो गया, क्योंकि बाकी दिनों में तो दारू पीते हैं तो घर से दूर रह के पीना पड़ता है। और मैंने कल देखा कि घर के सामने लोग चेयर लगा लगा के दारू पी रहे थे, आराम से बैठे थे, होली को सेलिब्रेट कर रहे। अपना शायद ये कल्चर नहीं था, अपन अलग दिशा की तरफ जा रहे हैं। अपना कल्चर साहब राम राम से शुरू होता था, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से शुरू होता था, पैर छूने से शुरू होता था, परिवार के साथ में बैठ के त्यौहार सेलिब्रेट करने से, साथ में खाना खाने से, सुख दुख की बातें करने से अपन त्यौहार सेलिब्रेट करने वाले लोग थे। अपने भारतीय संस्कृति के अंदर यही था कि बेटे बाहर रहते हैं, परिवार के सब लोग बाहर रहते हैं, त्यौहार के दिन सब घर आएंगे और सब साथ बैठ के काम करेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जिम्मेदारी की वजह से नहीं आ पाते, लेकिन अपना ये कल्चर नहीं था कि अपन दारू पी के घर के बाहर खड़े थे। कोई जा रहा है उसमें पानी फेंक रहे हैं, कोई जा रहा है उसको गालियाँ निकाल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहता, साहब ठीक है निकल जाते हैं ऐसे करके। लेकिन अपने को आने वाली जनरेशन में ये चीज़ जरूर सोचनी पड़ेगी कि त्यौहार का जो अपन दिशा मोड़ रहे हैं वो अपनी दिशा ही नहीं है। अब बाहर से जो आवाज़ आ रही है वो इसी का ही रीजन है, वरना त्यौहार के दिन घर के अंदर जोर से बोला नहीं करते थे अपन। कम से कम होली और दीपावली के दिन तो कम से कम प्रेम से बोलेंगे अपन, ऐसी बातें अपने होती थी। अपना कल्चर था ये कि नए दिन को अपन कुछ ही नहीं बोलेंगे, साहब जो भी है ठीक है, मिल लिया अच्छे से। अपने किसी के साथ में द्वेष भावना भी है, किसी से अपनी लड़ाई भी चलती है ना, तो भी नए दिन के उनसे हाथ मिला लिया करते, उसे गले मिल लिया करते थे कि नया दिन है, आज किसी को कुछ नहीं कहना है। और घर वाले जब बाहर जाते थे तो पीछे से कहते थे कि नया दिन है, ध्यान रखना है भाई,
किसी को कुछ नहीं कहना है, कोई कह भी दे तो अपने कुछ बोलना नहीं है। और एक आज का टाइम है, इंतजार करते हैं कोई मेरे कुछ बोले, मैं फिर दिखाऊं मेरा रूप क्या असली। तो ये चिंता का विषय है, जरूर इस पे अपने को शायद सोचना पड़ेगा आने वाले टाइम के अंदर कि त्यौहार को अपन अलग हिसाब से मोड़ रहे हैं। ठीक है, हाँ आगे अपन देखेंगे दर्शनीय स्थल कौन कौन से। नीलगिरी, अगस्त्यमलाई और पश्चिम घाट। पैलेस ऑफ विजिट नीलगिरी, अगस्त्यमलाई और वेस्टर्न घाट है वो उनके दर्शनीय स्थल। वहां देखने के लिए अगर आप जाएं तो नीलगिरी की पहाड़ियां आपको जरूर देखनी चाहिए। आप अंडरलाइन करके नोट करके लिखेंगे इसको, नीलगिरी का संबंध किससे है, वो अपना केरल से। भौतिक विभाजन, उसको जियोग्राफिकल तरीके से फिजिकली डिवाइजन क्या है उनका, तो उनका है नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई, इलायची। ठीक है, ये वहां की कुछ पहाड़ियां है। ठीक है, फिजिकल डिवीजन में नीलगिरी, अन्नामलाई और गार्डन ऑफ नॉर्थर्न टू साउथर्न, ये बीच में पड़ती है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए नोट। इसके अलावा अगर अपन देखें नृत्य, कौन कौन से डांस है वहां के फेमस, तो है चविटुनाट्यम, ये उनकी जो लोकल लैंग्वेज उसी हिसाब से नाम है। कथकली, कोलकली, कुथु, कुटियाटम, थेयम, तिरुवंथिकाराकली, ओट्टम थुल्लम, चयार कुथु और मोहिनीअट्टम, ये वहां के कुछ फेमस डांस है। ठीक है, ये आपको नोट करना है। आप साथ साथ नोट नहीं कर पा रहे तो आपको वीडियो कंप्लीट होने के बाद में रोक रोक के पूरी पीपीटी को आपको कंप्लीट नोट करना है, क्यों आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2 या 3 क्वेश्चन पक्के केरल से मिलेंगे। जो मैं इंडिया जीके की सीरीज चला रहा हूँ ना, जैसे अपने स्टेट कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें से बहुत सारा, अगर अपन बात करें जीके की तो 40% के आसपास अपना जीके सीधा ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन 2-3 क्लास के अंदर कॉन्टिनेंट कर लेंगे, अपना वर्ल्ड जी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके अपन नजदीक पहुंच जाएंगे। फिर 2-3 क्लास ऐसे चलाएंगे जिसके अंदर करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो अपना जो जीके जो एक जो पार्ट है, वो पोर्शन है, वो बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा। वैसे तो जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं उन्हें सारा कवर करवा चुका हूँ मैं, पूरा कंप्लीट है सिलेबस, 2 बार हो चुका है, उनका रिवाइज भी हो चुका है। लेकिन जो एक बार दूर बैठे हैं बच्चे बहुत सारे जो आ नहीं पाते, ठीक है, वो भी देख सकते हैं इस वीडियो, इसलिए यूट्यूब पर ये ऑनलाइन क्लासेस जरूर करिए। इसके अलावा अगर अपन देखें झील, कौन सी है, संस्थान कोटा झील, वेमनाड झील, अलपुजा की झीलें, पुकोट झील, अष्टमुंडी झील, पुलमदा झील और अकुलम झील, ये उनकी कुछ फेमस वहां के लेक्स है। ठीक है, मैनचिल्का झील, विरानपुजा, वेनाड, ये याद रखना ना, वेनाड, ये वे नाम लिख दिया इसका, बाकी वेमनाड। ठीक है, और पुरावुरा का लेक्स। ठीक है, वेमनाड झील का संबंध कौन से स्टेट से, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया वेमनाड का संबंध किससे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स कौन कौन से वहां पर। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो अपन एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया क्वेश्चन। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कौन से स्टेट के अंदर स्थित है, कौन से स्टेट के अंदर है भाई, केरला के अंदर स्थित है। ठीक है, और अंडरलाइन करके इसको आपको नोट करना है। पक्षी संरक्षण अगर पूछे, बर्ड कंजर्वेशन की अगर बात करें तो कुंडा कंडालुंडी पक्षी अभयारण्य, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य और थट्टागड़म पक्षी अभयारण्य, ये उनकी भाषाओं में नाम है, बाकी ये बर्ड सेंचुरी वहां पर कह सकते हैं। जैविक पार्क अगर बात करें, बायोलॉजिकल पार्क अगर बात करें तो अगस्त्यवनम जैविक उद्यान, ये भी आपको नोट करना है ना, अगस्त्य वनम जैविक उद्यान, अगस्त्यवनम बायोलॉजिकल पार्क्स, ये उनका वहां का बायोलॉजिकल पार्क, ये नोट करना है आपको। उसके अलावा अगर हम देखें वन्यजीव अभयारण्य, आदलम वन्यजीव अभयारण्य, बहुत सारे वैसे मैं जो बताऊं आप वो नोट करना ना। वेगुर वन्यजीव अभयारण्य, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, एक तो ये नोट करना है आपको, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको नोट करना है। नेर वन्यजीव अभयारण्य, परवेलकुलम वन्यजीव अभयारण्य, पिची वाझानी वन्यजीव अभयारण्य, पेम्पार वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर स्थित है, केरल के अंदर, दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको नोट करके रखना ना। सेदुरुनी वन्यजीव अभयारण्य, वायनाड, ये भी आपको स्टार डाल के नोट करना है कि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर स्थित है, केरला के अंदर स्थित है। उसके अलावा अगर हम बात करें आगे जीवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व।
ठीक है, ये जैव मंडल की कुछ जगह है ना। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र कहाँ पर है? नेशनल सेंटर ऑफ अर्थ साइंस स्टडीज, ये कहाँ पर स्थित है? ये अपना तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर स्थित है। इसको आप नोट करेंगे स्टार्ट के। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, अर्थ के बारे में साइंटिफिक स्टडीज कहाँ पर की जाती है? वो अपने तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर की जाती है। इस बात को आप नोट करेंगे ना। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिक केंद्र, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? वो अपने स्थित तिरुवनंतपुरम के अंदर। कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम। दोनों आपको नोट करने हैं, स्टार डाल के नोट करने, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें अपन पूर्ण डिजिटल राज्य, द फर्स्ट स्टेट ऑफ द डिक्लेयर्ड एज फुली डिजिटल स्टेट, भारत का पहला डिजिटल स्टेट कौन सा है? केरला। अपने आप में होना है कि एजुकेशन के मामले में वो अपने बाकी स्टेट से हजारों कदम आगे खड़ा है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो डिजिटलाइजेशन अपने आप जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखें, भारत का पहला द फर्स्ट स्टेट ऑफ टू बी डिक्लेयर्ड एज फुली डिजिटल स्टेट कौन सा है? अपना केरल है। प्रमुख फसलें कौन सी, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी उनकी? चावल, नारियल और रबड़ है उनकी मेजर क्रॉप्स है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंडियन रबड़ रिसर्च स्टेशन, ये रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? वो अपना केरला के अंदर स्थित है। भारतीय रबड़ अनुसंधान केंद्र केरला के अंदर स्थित है। उसके अलावा देखेंगे अपन अभी कोची, जिसे पहले कोचीन के नाम से जाना जाता, अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोचीन को क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोची को। कोची कहाँ पर है? केरला के अंदर, ठीक है। जिसको पहले कोचीन के नाम से जानते हैं, कोचीन के नाम से ना। आपको स्टार डाल के नोट करना है। क्या नोट करना है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी, हिंदी वाले बच्चे से नोट कर लेंगे अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे नोट करेंगे क्वीन ऑफ द अरेबियन सी किसे कहा जाता है? कौन सिटी कहा जाता है? अपना है कोची, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है। एंड आल्सो सेड द गेटवे टू केरला, और उसे केरल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। गेट टू केरला किसे कहा जाता है? केरल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं भाई? कोची को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोची जो है उनको केरला का प्रवेश द्वार कहते हैं। गेट टू केरला कहा जाता है उसको। ये भी आपको स्टार डाल के नोट करना है। हिंदी वाले ये नोट कर ले और इंग्लिश में नोट करना चाहते हैं वो ये कर ले। कोची विश्व का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। कोची इज दी वर्ल्ड फर्स्ट फुल सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। जो कोची का जो एयरपोर्ट है वो भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित, सौर ऊर्जा यानी सोलर सिस्टम से संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट है वो अपना कौन सा है? कोची। ये भी आप अंडरलाइन करके नोट करेंगे। कोची विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है, ठीक है। इसके अलावा अपन देखें काली मिर्च। काली मिर्च देश के उत्पादन का 95% केरल में होती है। इकोनॉमिक रूप से बहुत मजबूत है केरल, क्योंकि सारे स्पाइसेस जितने भी पड़ते हैं, मसालों की राजधानी कहा जाता है केरल को। सारे मसाले जितने भी अपन पड़ेंगे, आज की जनरेशन हो चाहे पहले की हो, खाना हर घर में बनता है, सब्जी हर घर में बनती है, मसालों की आवश्यकता हर किसी को है, ठीक है। और मसाले सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? केरला के अंदर होते हैं। चाय का स्वाद बढ़ाने में काली मिर्च, हलवा बनाते हैं उसके अंदर काली मिर्च, हर एक चीज के अंदर, सब्जी बनाते हैं उसके अंदर भी खुशबू आए, तीखा हो, इसके लिए भी काली मिर्च डाल के करते हैं। हर चीज के अंदर काली मिर्च है। और सबसे ज्यादा 95% केरल के अंदर होती है ना। काली मिर्च इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लैक पेपर बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ब्लैक पेपर काला कागज नहीं है, ठीक है। ब्लैक पेपर का मतलब काली मिर्च से, ये ध्यान रखना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना तो ब्लैक पेपर काले कागज कहाँ पर होते हैं सब ज्यादा, ये मत करके बैठ जाना। काली मिर्च को बोलते हैं। स्टार डाल के नोट करना है इसको, ठीक है ना। 95 ऑफ द कंट्रीज प्रोड्यूशन टेक प्लेस इन केरला। केरला के अंदर जो प्रोड्यूशन होता है उसका 95% अकेला केरला करता है पूरे भारत का। भारत में कुल उत्पादन का 2/3 नारियल उत्पादन होता है। नारियल का 2/3%, यानी बहुत बड़े स्तर पर प्रोड्यूशन किया जाता है उसका, कोकोनट्स का। ये भी आपको नोट करना है कि भारत में सबसे ज्यादा नारियल, सबसे ज्यादा काली मिर्च कहाँ से निकल जाती है, कहाँ से उत्पादित की जाती है? केरला से। अपन ऐसा पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा जब भारत आया था तो वो मसालों के लिए भारत आया था।
गलती से वो वेस्ट इंडीज तक पहुंच गया, फिर वापस इंडिया की तरफ आया। तो वो मसालों की खोज के लिए अपने इंडिया आया था। ठीक है, अपन कहते हैं कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। ये भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा नहीं था। भारत की तो हजारों हजार साल, लाखों लाख साल पहले खोज हो चुकी थी। ये सनातन संस्कृति बहुत पुराने टाइम से है। जिस टाइम शायद वास्को डी गामा का जन्म भी नहीं हुआ था, उस टाइम भी अपने यहाँ के लोग मसाले उत्पादित कर रहे थे। वो मसालों को लेने के लिए इंडिया आया था, मसालों की खोज के लिए वहाँ से निकला था वो। ठीक है, समुद्री रास्ते थे, और फिर वो केरल पहुँचता है। ठीक है, तो वास्को डी गामा किसकी खोज में भारत आया था? मसालों की खोज में भारत आया था। अपने को इतिहास के अंदर पढ़ाया गया कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। अगर आगे अपन देखें, इलायची राष्ट्रीय उत्पादन में केरल का हिस्सा कितना है? 75%। कोकोनट्स में, नारियल में सबसे ज्यादा, काली मिर्च में 95, इलायची में 75%, जो मुख्य रूप से इडुक्की, वायनाड और ऊपरी इलाकों में होती है। ये कुछ एरिया है जहां पर ये होती है। ठीक है, कार्डामम है ना, ये आपको ध्यान रखना है। केरला कोकोनट्स ऑफ 75, अकाउंटेंट्स ऑफ 75% नेशनल प्रोड्यूसर में, कुल जो प्रोड्यूस होता है उसके अंदर 75% जो इलायची है वो केरल अकेला प्रोड्यूस करता है। कॉफी राष्ट्रीय उत्पादन में केरल की हिस्सेदारी 22%। कॉफी केरला अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ द नेशनल प्रोड्यूसन। जो पूरे भारत के अंदर जितनी कॉफी उत्पादित की जाती है उसका 22% तो केरल करता है, और बाकी कौन करता है? कर्नाटक 71% के आसपास में। तो अगर हम बात करें 92-93%, तो दो स्टेट मिलकर के अपने कॉफी का उत्पादन करते हैं। कॉफी का सबसे ज्यादा तो होता है कर्नाटक के अंदर, और सेकंड नंबर पर कौन है? अपना है केरला, जो 22 या 21% के आसपास करता है। शायद से 21% है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है। और 71% है वो कॉफी कहाँ से होती है? वो कर्नाटक से होती है। कहाँ से होती है? कर्नाटक से होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, केरल दूसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। ठीक है, केरला इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट, जो 21% करता है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादन राज्य कौन सा है? केरला, 91% रबड़ उत्पादन। अपन कई बार क्या पढ़ते हैं कि मैं भी जब छोटा था, और आपको भी ये होता है कि जो रबड़ बनता है वो किससे बनता है? दूध से बनता है। अपने वैसा भाई मैंने पढ़ा ऐसा, पढ़ा तो क्या, सुना था कि रबड़ दूध से बनता है। दूध को गर्म किया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, उसको बाहर, और फिर ऐसे करके रबड़ बनते हैं। छोटे थे तो एक दो बार हमने भी ट्राई करी थी, नहीं बना रबड़ अपने से, और घर वाले ध्यान चल जाता था तो दूध और मारते थे खींच खींच के। रबड़ तो बाद की बात थी। ठीक है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। रबड़ जो बनता है वो एक पेड़ होता है, और उसे एक लिक्विड पदार्थ निकलता है जो ठीक दूध के जैसे होता है। तो उस पेड़ के बीच में ऐसे पेड़ होता है, उसके बीच में यहाँ से कट मार दिया जाता है, और उसके नीचे कोई ऐसा लगा दिया जाता है जिसके अंदर उससे फिर बूंद बूंद से वो दूध जैसे एक पदार्थ निकलता है, और उससे सारे सारे रबड़ वगैरह बनते हैं। ठीक है, रबड़ के टायर, रबड़ के ट्यूब, जो रबड़ अपन यूज लेते हैं पेंसिल से लिखने के बाद मिटाने के लिए, सारी चीज़ें उसी से यूज होती है। उसी जो पदार्थ होता है ना, फिर उसी से वो सारे सारे रबड़ के जो पदार्थ जितने भी बनते हैं, जितने भी रबड़ की चीज़ें बनती है, वो सारी उससे बनती है, ना कि दूध से बनती है। ठीक है, इसलिए अपन को ये था कि किसी ने बोल दिया कि रबड़ दूध से बनाया जाता है, अपन इसे सोचते हैं हाँ दूध से बनता है। दूध से नहीं बनता, वो दूध जैसे लिक्विड पदार्थ होता है उससे वो बनता है, वो एक पेड़ से निकलता है, और उसके पेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरल के अंदर स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तो केरल के अंदर किया जाता है ना। और वर्ल्ड स्तर पर सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ पे होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। पहले मैं बता चुका हूँ, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ पर उत्पादित किया जाता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, केला औसतन फसल पकने की अवधि 300 दिन है। वैसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैंने डाल दिया। केला जो पेड़ पे लगने के बाद में तैयार होने के लिए उसको कितने दिन चाहिए होते हैं? कम से कम मिनिमम 300 दिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, 300 डेज है ना। उसके अलावा देखेंगे अपन केरल पर चेर, चोल और पांड्य जैसे कई शक्तिशाली राजवंशों का शासन किया है। ठीक है, केवाज रूल्ड बाय सेल्युकल पावर बाय
डायनेस्टीज सच एज दी चेर, चोल एंड पांड्याज। ये कुछ डायनेस्टी थी जिन्होंने केरल पर क्या किया था, राज किया था। उसमें से ये चोल डायनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना। चोल डायनेस्टी संबंध किस स्टेट से, वो अपने केरला से। केरल में सबसे लोकप्रिय पर्यटक दरा वाला राज्य बन जाते हैं, ठीक है। जो पास बोलते हैं, पास स्टेट, सबसे ज्यादा दरे कहाँ पर है, केरल के अंदर। सबसे ज्यादा दर्शनीय स्थल दरे हैं जो केरला के अंदर स्थित है। कोझिकोड एक महत्वपूर्ण लकड़ी व्यापार केंद्र है। कोझिकोड एक केरला के अंदर जगह है जहाँ पर क्या होता है भाई, इंपोर्टेंट टिवर्स ट्रेडिंग सेंटर है, ठीक है। कोझिकोड इज एन इंपॉर्टेंट टिम्बर ट्रेडिंग सेंटर। टिम्बर बोलते हैं अपन लकड़ी की जो गड्ढे होते हैं उसको टिम्बर बोलते हैं, ध्यान रखना। टिम्बर से, टिम्बर किसको बोला जाता है, लकड़ी को, है ना। उसके अलावा बात करें अपन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्थान है जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज इंडियन फर्स्ट बायोस्फीयर सर्विस साइट स्टेबलाइज्ड इन 1986। कब हुआ था, 1986 के अंदर। केरला इज द स्टेट ऑफ स्पाइसेस। ये जैसे मैंने कहा कि केरला को किसका स्टेट कहा जाता है, मसालों का स्टेट कहा जाता है। स्पाइसेस मसालों का स्टेट कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो स्पाइसी सारी जो चीजें हैं वो केरला के अंदर बहुत बड़े स्तर पर उत्पादित की जाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। केरला के बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आपको नॉलेज देने वाली चीजें थी, आपने ढंग से देख लिया होगा। अगर कुछ चीजें नोट नहीं कर पाए तो आप उसको वीडियो को रोक रोक के भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपन शायद 12-13 स्टेट पढ़ चुके हैं। जितने भी बचे हुए आने वाले 4-5-7 दिन के अंदर सारे कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में एग्जाम के लिए रिवाइज भी करना है अपने को, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, ठीक है, वर्ल्ड जीके भी पढ़ना है। अपन सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, अच्छे से नोट करें, थोड़ी तैयारी को इम्प्रूव करें, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं है। 5 तारीख एग्जाम है और 14-15 तारीख आज हो चुकी है, ठीक है। तो बचे 15-20 दिन जितने भी अच्छे से 10-10, 12-12 घंटे बैठ के पढ़ाई करेंगे तभी आप उस लिस्ट में नाम आएगा जिसके लिए आप पिछले साल 2 साल से तैयारियां कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।